हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आज आप लोग को कक्षा 12 गृह विज्ञान अध्याय 5 खाद्य गुणवत्ता और खाद्य संसाधन यानी आपकी फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी क्या है, इसमें क्या चीज़ ऐसे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या आपको जानना ज़रूरी है, वो सारा मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। अभी बेटा हम थोड़ा सा टाइम है तो डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे ही आपका जनवरी का महीना आएगा उसके बाद हम देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम किस डेट को है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना फास्ट रिवीजन करेंगे। तो अभी हमारे पास समय है बेटा, तो हम थोड़ा सा डिटेल में जान लें, क्योंकि अगर हम डिटेल में जानेंगे तो जो भी बच्चे इस सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करना चाहेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम पहले शब्दों को समझेंगे। क्या है बेटा? खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। पिछला लेसन था आपका 4 खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण, वो भी इसी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे खाद्य का मतलब क्या होता है? फूड। ये फूड क्या है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो हम नित्यदिन करते हैं या फिर हम रखते हैं या कुछ समय बाद यूज करते हैं, तो वो सारे यानी हमारे भोजन में जितने भी पदार्थ शामिल है वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? खाद्य। अब गुणवत्ता क्या है? तो किसी चीज की क्वालिटी क्वालिटी पर ही निर्भर करता है कि ये चीज कितने समय तक चल सकता है। अब ये क्वालिटी से हमारे भोजन से ही संबंधित नहीं होती, हमारी बाकी भी चीजें जो है, जो हमारे जीवन से, जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है, उन सबकी गुणवत्ता को हम देखते हैं। तो क्वालिटी आप कहीं भी देखते हो बेटा, मार्केट में जाते हो, सब्जी मार्केट में जाते हो या कहीं मार्केट में आप जाते हो, आप देखोगे जिस भी खाद्य पदार्थ में थोड़ी सी कमी होती है उसके दाम में कमी दिख जाती है, तो उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी हुई। तो जब गुणवत्ता में कमी होती है तो उस भोज्य पदार्थ में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ठीक। इसके बाद खाद्य सुरक्षा। ये सुरक्षा क्यों होती है? किसी भी चीज की सुरक्षा। जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी से माँ उसकी सुरक्षा के लिए सोचने लगती है, बच्चा मेरा बड़ा होगा ये करेगा, उसके लिए हम ये कर ले। थोड़ा और बड़ा होगा बच्चा मेरा, पढ़ाई करेगा तो उसकी पढ़ाई के लिए हम कुछ पैसे इकट्ठे कर ले। तो हम कहीं ना कहीं जब बच्चे जन्म लेते हैं तब से ही उसकी सुरक्षा के बारे में सोचने लगते हैं। तो वैसे ही हम मनुष्य भी हैं। हम जैसे ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जैसे हम अपने होश को संभालते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने भोज्य पदार्थों को, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। और ये सबसे ज्यादा रोल किसका होता है इसमें? हमारी गृहिणी। जो भी गृहिणियां होती हैं वो उनके घर में जो भी भोज्य पदार्थ आते हैं, तो उस भोज्य पदार्थ को उन्हें कैसे रखना है, कहाँ रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, उसके साथ कौन से ऐसे पदार्थ मिला के रखने हैं जिससे कि उनके खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहें। तो ये सब कुशलता जो होती है ये गृहिणी के पास होनी चाहिए, तभी वो अपने भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। जैसे कोई भी सामान घर में आए तो क्या होता है, पहले जो सामान आता है हमें पहले उसका यूज करना है, ना कि जो हमने आज सामान लाया पहले हम उसको यूज करें। तो जो पहले वाली चीजें वो रखे रखे खराब हो जाएंगी। तो ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है आपका खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा? बेटा देखिए, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जनसंख्या को हम इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, यानी हमारे इंडिया वाले जब से कोरोना आया तब से हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और इतनी तेजी से बढ़ी कि हमने चीन को भी पीछे कर दिया, यानी प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। हम कोई और काम में तो प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में हमने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो जब हम जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे खाद्य पदार्थों पे जाएगा। अब मान लीजिए ये इतना एरिया है, इस एरिया में आप खेती करते हो। ठीक, आपके यहाँ सदस्यों की संख्या 10 है, 10 लोग आराम से इस खेती में खा ले रहे हैं, पेट भी भर जा रहा है और कुछ रख भी ले रहे हैं। लेकिन अगर ये खेत इतना ही रहेगा, क्योंकि खेत तो बढ़ता नहीं है ना बेटा, लेकिन ये 10 की संख्या बढ़ेगी। अब 10 से 15 हुए, 15 से 20 हुए, तो क्या इतने में ही सबका भरण पोषण हो जाएगा? नहीं। तो यही है बेटा कि हम क्यों चीजों को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास चीजें ना रहे, वो चीजें उपलब्ध ना हो सके, तो उस समय जो हम स्टोर करके चीजें रखे हैं, जो संरक्षित करके चीजों को रखे हैं, हम कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर सके। तो जनसंख्या के स्वास्थ्य, पोषण, स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारण भोजन से ही है। इसीलिए बेटा भोजन की पौष्टिकता और सुरक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। आप भोजन को रखो और उसकी सुरक्षा ही ना करो, उसकी सेफ्टी ही ना करो, वो भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा। फिर आपने जो धन इन्वेस्ट किया था वो भी आपका गया,
प्लस आपका भोज्य पदार्थ भी खराब हुआ। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ बेटा, हम इंडिया वाले क्या करते हैं कि शादी हुआ, अभी गांव में ये चीजें ज्यादा है बेटा, शहरों में तो नहीं है। शहर में तो लोग प्लेट के हिसाब से ही भोजन करते हैं। गांव में क्या है, चाहे शादी हो, सगाई हो, एंगेजमेंट हो, रिंग सेरेमनी, कुछ कुछ भी, बर्थडे पार्टी हो, मुंडन पार्टी हो, कोई भी हम अगर सेलिब्रेशन करते हैं तो हम देखते हैं बेटा कि हम सबको न्योता दे देते हैं, लोग आ जाते हैं। आने के बाद अब हम लोगों के लिए इतना पर्याप्त भोजन बना देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा भोजन कम ना हो, किसी को कम ना पड़े, इसके लिए हम ज्यादा मात्रा में बनवा देते हैं। और लोग क्या करते हैं, आजकल तो नाश्ते का भी है, इतने तरह तरह के नाश्ते बनने लगे। लोग नाश्ता कर लेता है तो भोजन कम खा पाता है। अब उसमें क्या होता है, लोग जब कम खा पाते हैं तो हमारा भोजन क्या होता है, बच जाता है। अब वो बचे हुए बेटा, ये ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम बस 12 से 24 घंटे ही रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे इनका? तो ये हमारे भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। हम उसे स्टोर भी नहीं रख सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम किसी को दे भी नहीं सकते क्योंकि उसकी लिमिट है। कुछ समय के बाद वो खराब होगा ही। और इतना भी तो नहीं बेटा कि हम उसको फ्रिज में स्टोर करके रख लें, फ्रिज की भी तो लिमिट होती है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमने अपने भोजन की बर्बादी की। तो आज जो हमने भोजन बर्बाद किया है, अगर हम उसे बचा के ही रखें तो वो हमें कल भी काम आ सकता है। तो किसी भी चीज में उतना ही तैयारी करिए, उतने ही लोगों को बुलाइए, उतना ही खिलाइए, उतने ही आइटम रखिए, जिससे कि हमारे भोजन में कोई भी प्रकार की भोजन को हानि ना हो या फिर भोजन बचे ना ज्यादा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा भोजन बच जा रहा है, तो आसपास में जो भी गरीब है, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें बुलाइए, जाइए, लेके आइए, खिलाइए। कम से कम आपको कुछ धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनका आशीर्वाद तो मिल जाएगा। तो इसीलिए बेटा, आज के इस बढ़ते हुए जनरेशन को देखते हुए, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, हमें अपने खाद्य की पौष्टिकता और सुरक्षा को बना के रखना है। तभी तो हम अपने जो भी भोजन से होने वाले बीमारियां हैं, असुरक्षाएं हैं, उससे हम बच सकते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या हो चुकी है। आज बेटा हमारे भारत में, यानी यह देखा जा रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कुपोषित हैं, जिन्हें भोजन ही नहीं मिल पाता, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा रीजन है? किसी के पास तो इतना ज्यादा है कि वो अति कर दे रहा है और अति करके कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो एक टाइम का भी भोजन कर सके। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव हमारे राष्ट्र पर पड़ रहा है। 2015 और 16 में जो सर्वे हुआ था, उसके अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे ना, तो प्रति वर्ष गंभीर दस्त से 9 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। किस चीज से? दस्त के मामले में। यानी दस्त कब होता है, आप सब जान लो बेटा, अतिसार, पेचिस, ये सब जो चीजें दस्त वाली चीजें होती है ना, ये ज्यादातर भोजन और जल के द्वारा होता है। असुरक्षित भोजन, दूषित भोजन, या फिर असुरक्षित आपका जल, या फिर दूषित जल, इनके द्वारा ही आपकी ये बीमारियां होती हैं। क्योंकि ये बीमारी हमारे पेट से रिलेटेड हो जाता है, तो यहाँ पे हमें उल्टी और दस्त होता ही होता है। तो 2015 और 16, और ये बेटा ना, ये आपके पेपर में आने की संभावना है, तो आप इसे अंडरलाइन जरूर कर लो कि 2015-16 के सर्वे में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिवर्ष दस्त के कितने मामले देखने को मिले हैं। तो 9 लाख, या फिर ये पूछ सकता है कि 2015 और 16 में कितने उम्र के बच्चों का सर्वे हुआ था, तो 5 वर्ष के। ठीक। खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, बल्कि इससे व्यापार और पर्यटन को भी क्षति पहुंचती है। इसी कारण धनापार्जन में हानि, बेरोजगारी, मुकदमेबाजी, इन सब की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए हमें अपने आर्थिक विकास में बाधा जो आ रही है, उन सब समस्याओं को देखना है, समझना है, और इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें इन सब के लिए पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व की वृद्धि करनी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा कि आप किस तरह से अपने स्वयं की, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आप उतना ही भोजन लो, आप उतना ही करो जितना आप खपत कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आप देखते हो बेटा, ज्यादातर जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, आप अगर कहीं भी
किसी भी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आप देखोगे वो उतना ही ऑर्डर कर देंगे, इतना ऑर्डर कर देंगे, भले नहीं खाएंगे, छोड़ के चलेंगे। मैं बेटा एक बार ऐसे ही गई थी कहीं बाहर, तो मैं देखी थी उस होटल में मैं गई थी खाने के लिए, तो मैंने तो उतना ही ऑर्डर किया जितना मुझे खाना था। क्योंकि बचपन से ही मेरी दादी ने सिखाया है कि थाली हमारी उतनी ही होनी चाहिए जितना हम खा सके। थाली में कभी भी भोजन बचना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन का बचना सबसे बड़ा दोष है। तब से जैसे दिमाग में ये चीजें सेट हो चुकी है, मैं देखी कुछ बहुत पैसे वाले लोग थे, बड़ी फैमिली थी, अब जो भी सेलिब्रेशन करने आए हो, उन्होंने बहुत सारा ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद मुश्किल से आधा भी भोजन वो लोगों ने नहीं खा पाया। बाकी के जो थे सब तो आपने जूठा ही किया है। आप थोड़ा लोगे तो कोई भी मेज पे रखा हुआ भोजन तो कोई खाएगा नहीं। अब वो क्या किए, आधे से ज्यादा भोजन बच गया। अब मैं देखी वेटर आया, वो सारे भोजन को लिया, डस्टबिन में डाला और फेंक दिया। देख के भी मुझे बहुत दुख हुआ कि ये भोजन अगर किसी गरीब को दे दिया जाता तो शायद उसका पेट भर जाता, शायद कहीं ना कहीं वो उस दिन खुश होता, खुशी मनाता कि चलो भगवान ने आज मुझे अच्छा सा दे दिया, या उस व्यक्ति को भी आशीर्वाद देता कि चलिए आपकी वजह से आज मैंने भोजन किया, अच्छा भोजन किया। लेकिन नहीं, हम सिर्फ अपने स्टेटस को देखते हैं। बड़े लोगों की सोच ऐसी होती है कि हमें अपने भोजन में, जो भी हम भोजन कर रहे हैं बाहर 4 लोगों के बीच में, हमें अपने भोजन में कुछ चीजों को अपने प्लेट में बचा के रखना है। पर ये सोच गलत है, हमें ऐसा नहीं करना। आप 27 प्रकार के भोजन बना के क्या करेंगे? आप 2 ही बनवाइए, इतना लीजिए, इतना खाइए कि आपको छोड़ने की या उसको वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे अभी छोटे हो, आप बड़े होगे और एक दिन आप भी इस चीज को देखोगे, क्योंकि आप भी एक दिन गृहिणी बनोगे। इसलिए अपने आप को ये चीज पहले से ही दिमाग में डाल के रखो कि मैं अपनी मम्मी दादी, परिवार में जितनी भी लोग हैं, उनसे मैं सीखूंगी कि कैसे मुझे इतने परिवार का भोजन बनाना है, तो मैं किस तरीके से बनाऊं कि मेरा भोजन वेस्ट ना हो। क्योंकि एक कुशल गृहिणी के अंदर ये गुण होना चाहिए। आपको ये चीज का अंदाज होना चाहिए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कितना खाता है, तो हमें कितनी मात्रा में चीजों को बनाना है। आपको उस दिन बेटा बहुत खुशी होगी जिस दिन आप भोजन बनाओगे, सब खाया, सबका पेट भरा और कोई चीज वेस्ट नहीं हुआ, आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन आप कभी देखते होगे जब भोजन बहुत बच जाता है तो आपकी मम्मी या जो भी परिवार में होती बहुत दुखी होती है कि अगर हम इतना नहीं बनाए होते तो शायद हमारा ये चीज कल भी काम में आ जाता। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने परिवार में जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं, उन सबको हमें सोच विचार के करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी यहाँ पे क्या दिया है बेटा? खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा की हमें क्यों आवश्यकता होती है? मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हम भोजन रखते हैं, जो भी हमारे पास भोज्य पदार्थ है, तो कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम लंबे टाइम तक सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो हमें सीजन में ही मिलता है। जैसे गेहूं, हमें ठंड के मौसम में ही हम उसको बोते हैं और गर्मी शुरू होने के पहले हम काटते हैं। क्या हम बारिश के मौसम में भी गेहूं उगाते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस अनाज को अपने लिए साल भर सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम पूरे साल में 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल जो भी हम इतने गेहूं की खपत करेंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले से ही उस भोज्य पदार्थ को खरीद लेते हैं और उसको संरक्षित करके हम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि सीजन में जो भी चीजें आप लेते हो वो कम दाम में और अच्छी क्वालिटी वाली मिल जाती है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थ अपनी इच्छा अनुसार उपभोक्ता के लिए स्वीकार्य है। खाद्य सुरक्षा के बारे में जानने के लिए आविषालुता और संकट को समझना जरूरी है। यानी टॉक्सिसिटी और हैजार्ड क्या है, हमें सबसे पहले उनको जानना है। तो आपका आविषालुता क्या है? किसी भी पदार्थ में विभिन्न परिस्थितियों में किसी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की आविषालुता या विषैलापन कहते हैं। आप देखते हो बेटा, ज्यादातर जो हमारे प्रोटीन वाली चीजें होती हैं, सब्जियां होती हैं, आप उसे बना के रख दो, ठंड में तो फिर भी सेफ रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में सुबह का बना हुआ आप दाल देखते हो, शाम होते उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा और वो बिल्कुल कांच के जैसे ऊपर आ जाता है। अब वो टेस्ट में भी परिवर्तन हो गया, आपके हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो गया। तो ये क्या है, उसमें क्या है, विषाक्तता उत्पन्न हो गई। इसके बाद है संकट यानी खतरा, हैजार्ड क्या है? तो ये जो हैजार्ड है ना, ये कई प्रकार के हैं, मैं बताऊंगी आगे कितने प्रकार के हैं। तो संकट
जो होता है वो क्या करता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनके जो प्रस्तावित तरीके होते हैं और उनकी जो मात्रा होती है ना, उन्हें हमें यही जो आपका संकट यानी खतरा जो हैजार्ड है, उन्हीं के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनके जो प्रस्तावित तरीके हैं, जो उनके लिए एरिया निर्धारित किया गया है, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें किसी प्रकार के संकट, अब वो संकट रासायनिक हो, भौतिक हो, जैविक हो, कोई भी हो, क्या वो संकट उसमें है, तो अगर हैं तो हमें उसे दूर करना है। यही खतरा और संकट को दर्शाता है आपका हैजार्ड। ठीक है, तो अब देखिए खतरा और संकट जो होता है वो आपके रासायनिक भी होता है, भौतिक भी होता है और जैविक भी होता है, तीनों होता है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। पहले हम देखेंगे बेटा भौतिक, फिजिकल हैजार्ड क्या है। तो देखिए फिजिकल हैजार्ड में क्या होते हैं, जो चीजों को हम देखते हैं, छूते हैं, हमें नजरों से हमारे दिखाई देता है, वही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक संकट। जैसे आप चावल लेते हो, चावल में कंकड़ दिखाई देता है, उसमें कंकड़ होते हैं, तो वो क्या है, आपका भौतिक संकट है। कभी कभी आप देख लेते हो कि भोजन में बाल आ जाता है, पत्थर आ जाते हैं, कीट आ जाता है, ये सब क्या है, ये हमारे भौतिक संकट है। ठीक है, चलिए चित्र के द्वारा देखिए, आपके कंप्लीट कोर्स में दिया है अच्छे से, आप इसको देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट। तो ये भी प्रश्न बनता है बेटा, आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन बनता है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ते होंगे तो उनका प्री बोर्ड का जो पेपर आता है ना बेटा, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है और वो बहुत सही होता है। आप जरूर सब बच्चे प्री बोर्ड की एग्जाम दीजिएगा, और मैं भी, मेरे यहाँ जब पेपर आ जाएगा प्री बोर्ड का तो मैं जरूर आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि आपके जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको अंदाज मिल जाएगा कि आपके बोर्ड के लिए कितनी तैयारी है, आपके बोर्ड में कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो वो ये सब जो चीजें हैं वो पेपर में डालते ही है। तो भौतिक संकट आप बिल्कुल, आप हो सकते हैं तो बच्चे, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो ना तो अपनी कॉपी में भी इस चित्र को बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस चित्र को बनाओगे ना तो आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें क्या है, भौतिक है। और आप अपने जो दैनिक जीवन है उसमें भी इन सब चीजों का प्रयोग करिए कि हाँ मम्मी ये देखो, ये भौतिक संकट है, ये रासायनिक संकट है। तो इससे क्या होगा, आपके ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका क्या क्या है देखिए, पत्थर, तना और बीज, हड्डी के टुकड़े या फिर पंख। कभी कभी आप देखते हो ना कोई कीड़े मकोड़े की हड्डी भी आ जाती है, खास तौर से बारिश के मौसम में जब लाइट जलता है तो बहुत ज्यादा पंखियारी कीड़े आते हैं ना, तो वो भोजन में कुछ गिर जाते हैं, फिर ऐसे ही बोरी में पैक हो गया, या फिर दुकान वाले के यहाँ बहुत लाइट रहता है तो गिरते हैं, भोजन जो भी अनाज होता है उसमें गिर जाते हैं, वो उसी में पड़े पड़े गल जाते हैं। तो जब आप घर लेके आते हो तो आपको दिखता है, अरे वाह ये क्या आ गया मेरे भोजन में, ये क्या आ गया मेरे खाद्य पदार्थ में। तो ये सारी चीजें जो है हमारे भौतिक संकट है। दिया सलाई, आभूषण। अब आभूषण ऐसा नहीं बेटा, जैसे जो आपके यहाँ मजदूर होती हैं, मजदूर जब खेत में काम करती हैं बेटा, निराई करना हो, गुड़ाई करना हो, पीटना हो, जैसे धान पीटना, जब धान पीटती हैं तो हो सकता है कि उनके चूड़ी के कोई टुकड़े, हो सकता है कि वो गले में या कान में या कहीं भी कोई ऐसे आभूषण पहनी हो जो टूट जाता है, तो वो हमारे उस भोज्य पदार्थ में जाके मिल जाता है। अब इतने सारे खाद्य पदार्थ होते हैं तो क्या आप उसमें से उसको निकाल पाओगे, ढूंढ पाओगे, नहीं। तो ये भी हमारे किस में आते हैं, भौतिक संकट। इसके बाद है कील, नट और बोल्ट। कभी कभी आप देखो बेटा ये भी आ जाता है, तो ये सब भी हमारे भौतिक संकट है। रेशेदार जूट, बटन, बीड़ी या सिगरेट, बाल, ये सब हमारे क्या है, भौतिक संकट। अब हम देखते हैं रासायनिक संकट। अब देखो बेटा रासायनिक मतलब ही समझ आ रहा है, केमिकल है, कहीं ना कोई रसायन का प्रयोग है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कीटनाशक या फिर कोई विषैली चीजें हैं जो हमारे भोजन को दूषित कर रहा है। तो देखिए वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं या खाद्य पदार्थों में मिला दिए जाते हैं। इस वर्ग में कीटनाशक, रसायन, कृषि अवशेष, विषैले धातु, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ सम्मिलित है। तो यहाँ पे क्या है, मार्जन रसायन है, मिलावट है, स्वीकृत खाद्य मामलों का आधिक्य है, इसके बाद स्वीकृत खाद्य मिलावटें, पशु चिकित्सक अवशेष, कीटनाशकों का अवशेष, ये सब क्या है, हमारे रासायनिक संकट है। इसके बाद भौतिक जरूर पूछता है बेटा, भौतिक एकदम याद रखिएगा। इसके बाद है आपके जैविक संकट। जैविक मतलब जीव, ये भी पूछता है बेटा
कि आपको नाम दे देगा और पूछेगा कि जैविक संकट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या है? इनमें विभिन्न जीवधारी शामिल हैं। जैविक संकट में दिखाई देने वाले जीव एवं सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं, यानी वो दिखाई भी देते हैं और नहीं भी दिखाई देते हैं, दोनों सम्मिलित हैं। वे सूक्ष्म जीव जो भोजन में जुड़े होते हैं और रोग पैदा करते हैं। कुछ चीजें तो हमें दिखाई देती हैं और कुछ में नहीं दिखाई देती हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ में रोग उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से दो प्रकार खाद्य जनित रोग उत्पन्न होता है, एक तो संक्रमण और एक विषाक्तता। अब हम देखेंगे कि बेटा ये संक्रमण क्या है और विषाक्तता। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। कृमि, तिलचट्टा, इल्ली, घुन और मक्खी, ये सब हमारे क्या है? जैविक संकट। जैविक मतलब जीव, जीव है तो जीवों के द्वारा हमारे भोज्य पदार्थ में क्या संकट। घुन तो ऐसे होते हैं ना बेटा, दो प्रकार के घुन होते हैं। एक तो बिल्कुल ठीक है ब्राउन सा होता है, एक थोड़ा सा काला सा होता है, उसके आगे ऐसे निकला रहता है, जिसको हमारे यहाँ सुढ़ावा घुन बोलते हैं। तो ये घुन जिस भी भोजन में, जिस भी अनाज में लग जाए, वो अनाज बेटा बिल्कुल आटे जैसा बना देता है, आप उसे बचा भी नहीं पाओगे। इतना तेजी से ग्रोथ करते, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं, इन्हें पानी की जरूरत होती नहीं है ना। घुन पानी नहीं पीता, ये जान लो आप। अगर आपको घुन को मारना है तो आप उसको पानी में डाल दो, वो अपने आप मर जाएगा। तो ये सब क्या है? जीवों के द्वारा। और जब ये लग जाते हैं हमारे किसी भोज्य पदार्थ में, तो उस भोज्य पदार्थ को नष्ट क्या, एकदम समाप्त ही कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा खाद्य संक्रमण क्या है। खाद्य संक्रमण यानी फूड इन्फेक्शन कैसे होता है? जीवों के शरीर में अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है, जो शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है और बीमारी का कारण, जिसमें से साल्मोनेला ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जीव जंतुओं के आंत्र क्षेत्र में मौजूद होता है। आंत्र क्षेत्र मतलब आपके जो आंतरिक भाग होता है, यानी आपके पेट के अंदर का जो भाग होता है, वहां पर ये प्रभावित करता है। जैसे आपका कच्चा दूध, अंडे, ये सब इसके स्रोत होते हैं। इसीलिए बेटा कहते हैं ना, कच्चे दूध को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, और मांस, मच्छी, अंडा जो भी होता है, कच्चा ज्यादा नहीं प्रयोग करना चाहिए, नहीं ये साल्मोनेला वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कच्चे दूध, अगर आप पका दूध है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कच्चे दूध का प्रयोग हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब जान लो बेटा, गर्म करने पर जो साल्मोनेला होता है ना, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल गर्म करने में नहीं। कब? जब आप कोई भी चीज, भोज्य पदार्थ को खौलाते, जब उसमें से बुलबुले से आते हैं, खौलना शुरू करता है, तब क्या होता है? ये नष्ट हो जाता है। साल्मोनेला बहुत तेजी से विकास करता है। 20 मिनट में इसकी जो संख्या होती है वो 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे दिया है चित्र के द्वारा, कैसे चूहे, मक्खियां, और कैसे अब देखियो बेटा भोजन, मैं बोली ना, सब्जी हुआ, दाल हुआ, गर्मी के मौसम में आप देखिए होगे, सुबह का दाल बना है या सब्जी बना, आप शाम को देखोगे ना, ऐसे गुब्बारे के जैसे ऊपर आ जाएगा और बुल बुल सा उसमें आवाज आता है, बहुत बुरी स्मेल देता है, और आप उसको छोड़ दो रात भर ऐसे, आप दूसरे दिन देखोगे बेटा उसमें और तेजी से ग्रोथ हो जाता है। तो ये कितने देर में 2 गुना हो जाता है? तो 20 मिनट में। ये दिमाग में रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। अब इसके बाद है बेटा खाद्य विषाक्तता या फिर अविषाक अविषा अविषिता। ठीक है, तो खाद्य विषाक्तता क्या है? फूड पॉइजनिंग क्या है? हम ज्यादातर सुनते हैं ना, कोई कोई लोग शादी विवाह में से आते हैं या कहीं बाहर से खाना खा के आते हैं तो उन्हें उल्टी होने शुरू हो जाता है, तो क्या बोलते हैं कि लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे भोज्य पदार्थ जो लंबे समय से बने हुई हो, या फिर उसमें किसी न किसी जीवाणु, विषाणु का आगमन हो चुका है और हम नहीं जाने उसे खा लिए, जब वो पेट में हमारे जाता है तो क्या होता है? वहां पर वो क्रिया करना शुरू कर देता है, और फिर क्या होता है? हमारा पेट उसे पचा नहीं पाता, फिर हमें उल्टी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो उल्टी रुकती नहीं है, और ये उल्टी लगातार होने से हमारे शरीर में निर्जलीकरण की कमी हो जाती है। तभी आप देखोगे कि व्यक्ति को क्या होता है? फिर पानी यानी ड्रिप चढ़ा दिया जाता है। तो खाद्य विषाक्तता या अविषिता जो है, ये खाद्य पदार्थों को पकाने से उसमें उपस्थित अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु जब हम उसे नहीं पकाएंगे, कुछ पकाते भी हैं तो पकाने में कमी कर दी, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने नहीं पकाया है, कुछ कमी हो गया है, तो जो उसमें शेष रह जाते हैं ना, तो वो सामान्य ताप पर उन खाद्य पदार्थों में बहुत तेजी से विकास करते हैं और अपने विष द्वारा क्या करते हैं? उस खाद्य पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, उसके रंग, गंध, स्वाद को परिवर्तित कर देते हैं। तो इन विष युक्त खाद्य पदार्थों को खाने से व्यक्ति क्या हो जाता है? रोग से ग्रसित हो जाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस
रोगाणु इसका एक उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, स्टेफिलोकोकस ओरियस। स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है ये भी एक रोगाणु का नाम है, जो हमारे भोज्य पदार्थों को क्या करता है, जब हमारे भोज्य पदार्थ में क्षति हो जाती है तो ये उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जीव हवा, धूल और जल में मौजूद होते हैं। ये जीव 50% स्वस्थ व्यक्तियों के नासिक, आप देखो बेटा, नासिक में क्या, नाक के द्वारा ही तो हम श्वसन क्रिया करते हैं, और जो भी हमारे विषाणु होते हैं वो हवा में ही रहते हैं। अब हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारे नाक के द्वारा हमारे नासा मार्ग में जा करके क्या करता है, हमारे गले, हमारे त्वचा और हमारे शरीर के आंतरिक भागों को क्या करता है, प्रभावित करना शुरू कर देता है। जैसे विभिन्न प्रकार के परजीवी भी संक्रमण के कारण बनते हैं। अब सुअर के लिए क्या है, सुअर के मांस में कौन सा बनता है, फीता कृमि। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, सुअर के मांस में क्या बनता है, फीता कृमि। खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों में जैविक खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारक है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सभी प्रयासों के बावजूद जैविक खाद्य जनित रोगाणु अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय है। रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहे हैं। इसीलिए बेटा हमें अपने भोज्य पदार्थ को जब हम बनाते हैं, पकाते हैं, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारा भोज्य पदार्थ उचित तापमान पर पका है, क्या उसमें से सारे विषाणु जीवाणु नष्ट हो चुके हैं। और जब आप उसे स्टोर करते हो तो ये भी ध्यान रखो बेटा, गर्म चीज़ कभी भी फ्रिज में रखने की कोशिश ना करो, उसे अच्छे से ठंडा करो। ठंडा करने के बाद ढक करके रखो, क्योंकि खुला नहीं। आपके फ्रिज में भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो भोजन को नष्ट करते हैं, भोजन को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है। रोगाणुओं से उत्पन्न कारकों में मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मनुष्य एवं स्वयं रोगाणुओं की पारंपरिक क्रियाओं और पर्यावरण शामिल है, जिसमें भोजन का उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन और भंडारण होता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में बदलाव आने से जनसंख्या में नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया है आपको, जीवों में आनुवंशिकी विनिमय या उत्परिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं, जिससे रोग पैदा करने की क्षमता होती है। खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़े पैमाने पर उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य आपूर्ति के बढ़ते वैश्वीकरण के माध्यम से नए रोगाणुओं के संपर्क होते जा रहे हैं। पहले बेटा नहीं सुनने को मिलता था कि किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का ये खराब हो गया, किसी के बॉडी के पार्ट खराब हो गया। तो ये सब देखने को ना तो सुनने को ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन आज क्या है बेटा कि आज हम ऐसी ऐसी बीमारियों को सुन रहे हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, प्रोटीन लेवल का बढ़ जाना, प्रोटीन का कम हो जाना। तो ये सब बीमारियां मैंने अपने बचपन में कभी नहीं सुनी थी, लेकिन अब तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर सुनने को मिल रही है और आम हो गया। कहीं ना कहीं ये हमारे खाद्य पदार्थों के गलत इस्तेमाल के कारण ही हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद है खाद्य गुणवत्ता, यानी फूड की क्वालिटी से क्या मतलब है। आप कभी भी मार्केट में जाते होगे, कोई भी सामान लेने जाते होगे बेटा, तो आप सबसे पहले उस भोज्य पदार्थ की क्वालिटी को देखते हो। आपके दिमाग में जरूर आता है कि चलो 1-2 रुपये महंगा ही सही, लेकिन हम अच्छी गुणवत्ता वाला ही खाद्य पदार्थ लेंगे, क्योंकि जिस खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता ही नहीं होगी तो उससे आपको कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो खाद्य की गुणवत्ता यानी फूड क्वालिटी से क्या आशय है, खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य है। वही खाद्य पदार्थ सुरक्षित है जिसे उपभोक्ता यानी हम आप लोग जो लेते हैं, तब ज़्यादा हम अगर उससे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, इसका मतलब वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित है। खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत नकारात्मक गुण भी शामिल है, जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा संबंधित खतरे आदि। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा में सकारात्मक गुण भी शामिल है, जैसे रंग, सुगंध, बनावट, आकार, स्वाद आदि। आप देखते हो बेटा, जैसे ही खाद्य पदार्थ, अगर खाद्य में गुणवत्ता होती है तो उसमें एक अच्छी सी स्मेल होती है, एक अच्छी सी खुशबू होती है, उसका एक अच्छा सा टेस्ट होता है, रंग भी अच्छा सा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो खाद्य पदार्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसके हर चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे हम जान जाते हैं कि ये हमारा जो खाद्य पदार्थ है, इसकी गुणवत्ता में कहीं ना कोई समस्या आ गई है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। क्या है, कच्चे माल और जल की गुणवत्ता।
परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता, उचित ताप पर खाद्य भंडारण, खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान, बेहतर सेवा के तरीके। तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। अब इसके बाद है बेटा खाद्य मानक। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। ये थोड़ा सा लेसन जो है ना बेटा आपका बड़ा है, मुझे लगता है कि 1 से 2 वीडियो और लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये लेसन समाप्त होगा। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा बेटा तो एक बार और रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, टफ वाला लेसन है आपका। ये आसानी से याद नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और आप कैसे समझो इसको, अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके समझोगे ना, तो आपको जल्दी से और आसानी से समझ में आएगा। तो ठीक है बेटा, आप सभी ने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, और अच्छे नंबर से आप पास हो, आगे बढ़ो। मेरे लिए वही सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे का मेरे पास कमेंट नहीं आया कि हाँ मैम मैंने अपना हाफ ईयरली एग्जाम दिया, तो आपने जो बताया था उस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया या नहीं। ठीक है बेटा, तो आप बताओ, क्योंकि बच्चों का जब रिजल्ट आता है ना तो वो टीचर का रिजल्ट होता है। मुझे भी तो समझ में आया बेटा, क्या मैं सही तरीके से पढ़ा पा रही हूँ आपको कि नहीं। ठीक है, तो आप सारे बच्चे कमेंट करना थोड़ा सा शुरू करिए और मुझे भी बताइए कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर नहीं। क्योंकि बेटा ऐसे मैं पढ़ाते चली जाऊंगी और आप बस वीडियो देखते जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपना अगर समय कहीं दे रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं आप लाभ प्राप्त करो। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी आई और अपना इतना समय दे करके इस वीडियो को देखी। बस बेटा अगर देखे हो तो कुछ जरूर सीख के जाना। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।